हेलो स्टूडेंट, मैं वरुण अग्रवाल। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको युगपत रेखिक युगपत समीकरणों को हल करना बताया था आव्यूह विधि द्वारा। आज हम उसी तरह के रेखिक युगपत समीकरणों को हल करना सीखेंगे क्रैमर विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? क्रैमर विधि द्वारा। यानी हमारा आज का टॉपिक है क्रैमर विधि द्वारा रेखीय युगपत समीकरणों को हल करना। यानी हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपको जब आव्यूह विधि के माध्यम से समीकरणों को हल करना बताया था, बोला था कि आपको दो वेरिएबलों में दो समीकरण दिए होंगे, उन्हें हम कैसे हल कर सकते हैं, या तीन वेरिएबलों में तीन समीकरण दिए होंगे तो उन्हें हम किस तरीके से हल कर सकते हैं। उसी तरह से आज हम उन्हीं सारे क्वेश्चंस को नई विधि यानी क्रैमर विधि के द्वारा हम करने जा रहे हैं। तो हमारा क्रैमर विधि रूल यानी क्रैमर रूल क्या कहता है उस पर आते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण रूप में लिख रखे हैं, आपको तीन समीकरण दिए हैं तीन चर राशियों के में। पहला समीकरण a1x b1y c1z बराबर d1, दूसरा समीकरण a2x b2y c2z बराबर d2, तीसरा समीकरण a3x b3y c3z बराबर d3। आपको तीन वेरिएबल x y z के अंदर तीन समीकरण आपको दे रखे हैं। इन तीनों समीकरणों को हमको हल करना है। हल करने का मतलब x y z का मान ज्ञात करना है। तो आज आपके पास अब दो विधियां होंगी इस चैप्टर के अंदर, पहला आव्यूह विधि और दूसरा क्रैमर विधि। पेपर के अंदर अगर सवाल आता है, नाम से लिख के आता है, उस विधि से करिए तो आपको उसी विधि का प्रयोग करना है, और नाम से लिखकर नहीं आता समीकरणों को हल करिए तो आपके पास ऑप्शन है, चाहे आव्यूह विधि से हल कर सकते हैं और चाहे क्रैमर विधि से हल कर सकते हैं। तो चलिए क्रैमर रूल क्या है उस पर चलते हैं। क्रैमर रूल सबसे पहले हम निकालेंगे डी, कैपिटल डी। कुछ जगह से डेल्टा से भी प्रदर्शित करते हैं, डी बोल दीजिए या डेल्टा बोल दीजिए। क्या होता है कि हमको एक सारणिक बनाना है। क्या बनाना है? सारणिक। और किनका सारणिक? गुणांक का सारणिक। किनके गुणांक का? जो हमारी चर राशियां हैं उनके जो गुणांक हैं उनसे एक सारणिक का निर्माण करना है, और उसी को हमने नाम दिया है डी। यानी x के गुणांक कितने हैं? a1 a2 a3। इससे एक स्तंभ बनाया। चिन्हों का ध्यान, अगर प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, और अगर मान लो किसी में x मिसिंग है तो वो जीरो का काम करेगा। अगला पहले x के गुणांकों को लेगा पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में अब हम y के गुणांकों को लेंगे। y के गुणांक हैं b1 b2 b3। फिर z के गुणांक हैं c1 c2 c3। यानी हमने x के गुणांक पहले स्तंभ में लिखे, y के गुणांक दूसरे स्तंभ में लिखे, z के गुणांक तीसरे स्तंभ में लिखे। यानी चर राशियों के गुणांकों से हमने एक गुणांक सारणिक बना लिया और उसको नाम दे रखा है डी। इसको हल करेंगे, हल करने पर कोई ना कोई आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अगला काम बनाएंगे d1। d1 यानी एक और सारणिक बनाएंगे, और अब की बार उस सारणिक के अंदर जो हमारे x के गुणांक थे पहले स्तंभ के अंदर, उनको हटाकर उनके स्थान पर जो अचर राशियां बराबर में लिखी हुई हैं उनको लिख देंगे। यानी हम x के गुणांकों को हटाकर, x के गुणांक हैं a1 a2 a3, इनको हटाकर यहाँ पे a1 a2 a3 को हटाकर इनके स्थान पर अचर राशियों के गुणांकों को लिख देंगे। अचर राशि कौन? d1 d2 d3। तो यहाँ पर a1 a2 a3 जगह d1 d2 d3, और दूसरा y का गुणांक d1 d2 d3, फिर z का गुणांक c1 c2 c3। इस तरह से आपके पास किसका मान आ जाएगा? d1 का मान आ जाएगा। तो हमने पहले d का मान निकाला, उसके बाद निकाला d1 का मान। फिर बात करते हैं d2 के मान की। d2 में अब हम क्या करने वाले हैं? तो d1 जब हमने निकाला था उसमें x के गुणांकों वाली स्तंभ को हटा दिया था। अब की बार हमें x के गुणांकों को रखना है, z के गुणांकों को रखना है, y के गुणांकों को हटा देना है, और उसके स्थान पर वही अचर राशि आ जाएगी। कहने का मतलब x के गुणांक a1 a2 a3, y के गुणांकों को हटाकर अचर राशि कौन कौन? d1 d2 d3, और z के गुणांक कैसे? c1 c2 c3। इस तरह से हम इस सारणी को हल कर d2 का मान ज्ञात कर लेंगे। अगला काम इसी तरह से हम निकालेंगे d3, क्योंकि तीन वेरिएबल है। तो पहले x के लिए x के गुणांकों को हटाया तो d1 प्राप्त किया, फिर y के गुणांकों को हटाया d2 प्राप्त किया। अब आप समझ गए
गुणांक b1 b2 b3 और z के गुणांकों को हटा देंगे तो उसके स्थान पर अचर राशि यानी d1 d2 d3, इस तरह से आपके पास इस सारणी को हल करने पर d3 का मान आ जाएगा। तो आपने देखा हमने 4 सारणी ज्ञात करी, क्योंकि 3 वेरिएबल तो 4 सारणी, एक ज्यादा। पहला गुणांकों से बना होगा, दूसरा x वाले गुणांकों के स्थान पर अचर राशि वाले गुणांक आ जाएंगे, फिर तीसरा जो बना उसमें y वाले गुणांकों को हटाकर अचर राशि वाले गुणांक आ जाएंगे, फिर चौथे में आपका z के गुणांक हट जाएंगे और अचर राशि आ जाएगी। तो इस तरह से आपके पास 4 सारणियों के मान आपको प्राप्त हो जाएंगे। जब ये 4 सारणियों के मान प्राप्त हो जाएं तो अपना अगला काम आता है, आप x का मान निकालेंगे, किसका मान, x का, और x का मान निकालेंगे, हमारा फॉर्मूला है d1 अपॉन d, d1 अपॉन d, y का मान निकालेंगे d2 अपॉन d, और उसके बाद z का मान निकालेंगे d3 अपॉन d। तो इस तरह से आप x का मान, y का मान, z का मान क्रैमर विधि की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। 4 सारणियों को निकालेंगे और उसके बाद फॉर्मूलों के माध्यम से हम x y z के मान ज्ञात कर सकते हैं। किसी बुक में आपका कभी-कभी यह d के स्थान पर डेल्टा कर देता है, या d1 d2 d3 जगह पर dx dy dz कर देता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंबल हमारे यहाँ हमने चुना है, ठीक है। तो इस तरह से हम 3 वेरिएबलों के अंदर क्रैमर रूल की सहायता से समीकरणों को ज्ञात कर सकते हैं। अगर यही सवाल हमारा 2 वेरिएबल में होता तो हम कैसे अप्लाई करते? अगर हमारे 2 वेरिएबल होते, सोचिए x y, तो यहाँ जो d आता वो सिर्फ x y के लिए ही बनाया जाता, d1 आता, d2 आता, d3 नहीं आता, क्योंकि d3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, z वाले को, तो सिर्फ d आता, d1 आता, d2 आता, और साथ ही जो z वाली लाइन है वो यहाँ से समाप्त हो जाती, क्योंकि z है ही नहीं है। और जब फॉर्मूला लगाते तो x बराबर और y बराबर वैल्यू लिखकर अपना आंसर हम x y ज्ञात कर सकते थे। तो ये तो रहा आपका क्रैमर विधि के सहायता से हम कैसे दिए गए समीकरणों को हल कर सकते हैं। इसी क्रैमर विधि में हमारा एक और छोटा सा रूल आ जाता है, कभी कभी 1 या 2 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि समीकरण निकाय, यानी जो आपको समीकरण दे रखे हैं, समीकरण निकाय संगत है या असंगत है। यानी इंग्लिश में बोलते हैं जो आपकी इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट हैं, कंसिस्टेंट यानी संगत हैं, और इनकंसिस्टेंट यानी असंगत हैं। अब संगत और असंगत क्या होता है उसकी बात करेंगे। तो पहले मैं रूल लिखता हूं, उसके बाद एक एक करके उन रूलों को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, यदि d नॉट इक्वल टू 0, d मतलब आप समझ गए, हमने यहाँ d का मान निकाला और d का मान अगर शून्य ना हो, d के मान को हल किया, हल करने पर हमें दिखता है तो उसका मान 0 नहीं है, तब समीकरण निकाय संगत होगा, अर्थात संगत का मतलब होता है समीकरणों को हल कर सकते हैं। यानी अगर समीकरण निकाय कंसिस्टेंट है, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि समीकरणों को हल किया जा सकता है, समीकरणों का मान ज्ञात किया जा सकता है, उसके अंदर जो चर राशियां हैं वो समीकरणों को हल कर सकते हैं, तथा समीकरण निकाय अद्वितीय हल, अद्वितीय हल रखता है। अद्वितीय का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन रखता है, यानी एक ही हल रखता है। यानी हम समीकरणों को हल करेंगे तो x का मान कुछ भी आएगा, एक ही वैल्यू आएगी, y का मान कुछ भी आएगा, कोई भी वैल्यू आएगा, होगी एक ही वैल्यू, ठीक है ना जी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं अगर d का मान 0 नहीं है तो समीकरण निकाय संगत होगा। संगत का मतलब आप समझ गए, समीकरणों को हल किया जा सकता है, और जब समीकरणों को हल कर सकते हैं तो
जब डी नॉट इक्वल टू 0 हो समीकरण निकाय अद्वितीय हल रखता है। क्या रखता है? अद्वितीय यानी यूनिक सॉल्यूशन, यानी एक ही हल रखता है। अभी हमारा पॉइंट नंबर 2, यदि d बराबर d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर 0, यानी हमारे जो दिए थे d d1 d2 d3 इन चारों का मान 0 आता है। क्या आता है? 0। तब समीकरण निकाय संगत होगा, तब भी संगत होगा। कब? अगर इन चारों का मान क्या आता है? 0 आता है, संगत होगा। अर्थात वही मान है, समीकरणों को हल कर सकते हैं। समीकरणों को क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। तथा समीकरण निकाय अनेक हल रखता है। क्या रखता है? अनेक हल रखता है, यानी मैनी सॉल्यूशन रखता है। पहले हमने देखा था अगर d 0 नहीं था, d का मान 0 नहीं था, तो यूनिक सॉल्यूशन था, अद्वितीय हल था। पर यहां हमने बोला है अगर d का मान 0 हो, d1 का मान भी 0 हो, d2 का मान भी 0 हो और d3 का मान भी 0 हो, अगर इन चारों के मान 0 हैं तो समीकरण का संगत तो होगा, यानी समीकरणों को हल तो कर सकते हैं। परंतु उस स्थिति में समीकरणों को हल करने पर मान कैसे आएंगे? अनेक होंगे। अनेक का मतलब x के मान आपने ज्ञात कर, तो हो सकता है x के मान 1 से अधिक आ गए हों, जैसे 2 आ गया, 3 आ गए, एक एग्जांपल के तौर पर। या y के मान भी बहुत सारे आ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कब? जब d d1 d2 d3 इन सब के मान 0, समीकरण का अनेक हल रखता है। अभी हमारा नंबर 3, यदि d बराबर 0 तथा d1 d2 तथा d3 में से कम कोई एक ऐसा अवश्य हो, यानी d का मान तो 0 हो और d1 d2 d3 में से कम कोई एक ऐसा अवश्य हो जो क्या ना हो? शून्य ना हो। यानी हमने d का मान निकाला और d का मान आया 0, फिर हमने d1 d2 d3 पर बात करना चालू किया, तो d1 d2 d3 में से कम कोई एक ऐसा जरूर हो जिसका मान क्या ना हो? शून्य ना हो। तब समीकरण निकाय असंगत होगा। कैसा होगा? असंगत होगा। अर्थात असंगत का मतलब हो गया समीकरण को हल नहीं कर सकते। यानी आपके पास मैं बात करूं, 2 बातें हैं। क्या समीकरणों को हम हल कर सकते हैं या समीकरणों को हल नहीं कर सकते हैं? तो समीकरणों को कब हल नहीं कर पाएंगे? अगर d का मान 0 हो और d1 d2 d3 में से कम एक ऐसा जरूर हो जिसका मान 0 ना हो, तो हम कह सकते हैं कि समीकरणों को हल नहीं कर सकते, यानी समीकरण निकाय असंगत होगा। और जब संगत होगा तो संगत में यानी समीकरणों को हल किया जा सकता है। जब हल किया जाएगा तो वहां 2 तरह की बातें होंगी, या तो मान यूनिक होगा या मान मैनी सॉल्यूशन होगा। यूनिक यानी एक ही हल होगा और मैनी सॉल्यूशन यानी अनेक हल होंगे। तो इस तरह से हम क्रैमर विधि द्वारा हम ये जान सकते हैं कि कौन से समीकरण निकाय संगत है और कौन सा समीकरण निकाय आपका असंगत है। मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको क्रैमर विधि का प्रयोग करते हुए कौन सा समीकरण संगत है असंगत है उनके बारे में चर्चा करते हैं और साथ ही समीकरणों के मान ज्ञात करना सीखते हैं। जैसे एक उदाहरण हमने लिया, मान लीजिए आपको समीकरण दिए हैं x + 2y = 2 और 2x + 3y = 3। आपको ये 2 समीकरण दिए हैं, 2 वेरिएबल x और y के अंदर हमारे पास 2 समीकरण हैं। हमसे कह रहा है इन दोनों समीकरणों के बारे में जांच करिए कि यह संगत हैं या असंगत हैं। तो पहले हम चेक
क्या ये संगत है या असंगत है। ठीक, उसके बाद देखेंगे, क्योंकि अगर असंगत हुए तो इनका मान ही नहीं निकलेगा तो इन्हें हल भी नहीं कर पाएंगे। तो पहले ये चेक करते हैं कि क्या संगत है या नहीं, क्योंकि संगत होंगे तभी इनका मान ज्ञात हम कर पाएंगे। तो संगत ज्ञात करते हैं। संगत ज्ञात करने के लिए अभी मैं आपको बता रहा हूं, जब भी समीकरणों को हल करना हो आपके पास इस चैप्टर सारणिक के अंदर हमने दो विधियां बताई आपको। पहली विधि जिसका नाम था आव्यूह विधि और दूसरी विधि क्रैमर विधि। तो आज मैं आपको यानी इस वीडियो के अंदर आपको क्रैमर विधि की बात कर रहा हूं। तो क्रैमर विधि में सबसे पहला काम आपका डी निकालना है। डी क्या था? गुणांक सारणी। गुणांक सारणी किसकी गुणांक सारणी? जो हमारे चर राशियां हैं उनके गुणांकों से सारणिक बना लो। तो सबसे पहले हमारा x चर है, उसके गुणांकों को देखिए तो x के गुणांकों में 1 और 2, फिर अगली लाइन y के गुणांकों की, यानी अगला स्तंभ y के गुणांकों का, कौन 2 और 3, यानी आपकी 2/2 की एक सारणी प्राप्त हो गई। इसे हल करते हैं। 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 और 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4, फॉर्मूले का माइनस 3 में से 4 को घटाएंगे तो हमारा आया -1। आपने क्या पाया? d का मान -1 है, यानी हम यहां लिखते हैं d बराबर -1 और नॉट इक्वल टू 0। मेरा क्या था? हम पहले चेक कर रहे हैं, समीकरणों को हल नहीं कर रहे, पहले हम ये चेक कर रहे हैं क्या समीकरण का संगत है या नहीं है। अभी आप ध्यानपूर्वक देखिए, d का मान -1 आया है, यानी d बराबर -1, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो आज का हमारा संगत असंगत का पहला नियम, अगर d का मान 0 ना हो तो समीकरण का संगत होगा। इस बात को लिख सकते हैं। इसलिए समीकरण निकाय संगत होगा, और संगत होगा इसका मतलब क्या होगा? समीकरणों को हल कर सकते हैं। और संगत होगा किस तरीके का होगा ये भी देखिए, जब d नॉट इक्वल टू 0 तो समीकरण का अद्वितीय हल लगता है। इस बात को लिख सकते हैं। तथा समीकरण निकाय अद्वितीय हल रखता है। क्या रखता है? अद्वितीय हल रखता है। अब जब हल रखता है तो क्या हल रखता है? हल रखने का मतलब x और y के मान क्या क्या हो सकते हैं, तो हम x y के मान ज्ञात करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्रैमर विधि क्या कहती थी? d निकालिए। तो d निकाला, पहले हमने ये जांच लिया कि संगत था या असंगत था, तो पता चला कि संगत था, हल किया जा सकता है। अब हम निकालते हैं d1 निकालेंगे। d1 क्या था? d1 था जो पहला अचर है, यानी पहला चर है x, उसके गुणांकों को हटाकर उसके स्थान पर अचर वाले पदों को रख दो। तो हमारा जो x के गुणांक थे वो थे 1 और 2, इनको हटाकर इनके स्थान पर कौन आएगा? 1 और 2 के स्थान पर 2 और 3 जो बराबर लिखे हैं, तो हम लिख देंगे 2 और 3। और y के गुणांक 2 और 3, 2 और 3। इसे हल करते हैं। 3 दूनी 6 माइनस फॉर्मूले का 3 दूनी 6, 6 माइनस 6 अपना कितना आ गया? 0 आ गया। तो हमने किसका मान निकाला? d1 का, और d1 का मान कितना आया आपके पास? 0 आया। अब हम निकालते हैं d2 का मान। d2 में याद करिए क्या करना था? d2 में हमको x के गुणांक तो ऐसे ही रखने होते थे, y के गुणांकों को हटाते थे। तो x के गुणांक कौन है? 1 2, तो x के गुणांकों को ऐसे लिखेंगे 1 2, y के गुणांकों को हटाकर उनके स्थान पर अचर राशि लिख देंगे। y के गुणांक थे अपने 2 3, इनको हम हटा देंगे। y के गुणांकों को हटाकर उनके स्थान पर अचर, यानी कौन है? 2 3, 2 3 लिख देंगे। 2 3 कहां से आए? ये जो 2 3 लिखे हैं ये कहां से आए? y के गुणांकों को हटाकर जो बराबर में RHS के अंदर जो अचर राशियां लिखी हैं उनको लिखा है। देखिए अचर राशियां कितनी है? 2 और 3, तो 2 और 3 लिख दिए। इसे हल करते हैं। 1 का गुणा 3 से करेंगे 3, 2 का गुणा 2 से करेंगे 4, फॉर्मूले का माइनस 3 में से 4 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा -1। तो हमने क्या किया? d निकाला, d1 निकाला, d2 निकाला। उसके बाद अपना अगला काम x बराबर फॉर्मूला लगाया तो d1 अपॉन d, d1 का मान है 0, d का मान है आपका -1, -1 से 0 में भाग देंगे तो फाइनली आपके पास 0 आ गया। तथा y का मान निकालेंगे, y बराबर फॉर्मूला आता है d2 अपॉन d, d2 का मान -1 और भाग में भी -1, -1 से -1 में भाग देंगे आपके पास आ गया 1। तो इस तरह से आपने देखा फाइनली x बराबर आपका उत्तर आया 0 और y बराबर आया 1। आपने
हुआ कि दिया गया समीकरण निकाय संगत था और अद्वितीय हल यानी एक ही हल रखता है। ठीक, इस तरह से अपना आंसर कंप्लीट हो जाता है। दूसरी बात, हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, हमारा उत्तर सही आया है कि गलत आया है। कैसे? इन x और y के मान को इन समीकरणों में रखकर हम देख सकते हैं। रख के देखते हैं पहले समीकरण में x की जगह 0 तो 0 हो जाएगा, y की जगह 1 तो 2 गुणा 1 यानी 2, देखिए RHS में 2 है। दूसरे समीकरण में रखते हैं x की जगह 0 तो 2 गुणा 0 0 और 3 गुणा y की जगह 1, 3 गुणा 1 यानी 3। तो इस तरह से आपने देखा हमारा जो आंसर आया है वो हमारे दिए गए समीकरणों को संतुष्ट करता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि हमारे आंसर ठीक है। अभी हम एक उदाहरण और लेते हैं और थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं संगत और असंगत को। जैसे हमने एक उदाहरण लिया x + 3y = 5 तथा 2x + 6y = 8। यानी आपके पास दो समीकरण, पहला समीकरण x + 3y = 5 और दूसरा समीकरण 2x + 6y = 8। इन दोनों समीकरणों को हम पहले ये जांचते हैं कि दिए गए समीकरण संगत हैं या असंगत हैं। तो कैसे जांचते हैं? सबसे पहले हमें ये जो 3 रूल पढ़ाए हैं, हमें उन तीनों नियमों को ध्यान से रखना है। क्या है पहला नियम? कि d ≠ 0। दूसरा नियम d, सबसे पहले यानी हमें इन तीनों रूलों में d का मान ज्ञात करना है। तो हम d का मान ज्ञात करना चाहते हैं। d का मान ज्ञात करने हम कैसे निकालते थे? जब d का मान निकालते थे तो सबसे पहले x के गुणांकों को लिखते थे और फिर उसके बाद अगले स्तंभ में y के गुणांकों को लिखते थे। तो x के गुणांक पहले स्तंभ में 1 2 और y के गुणांक दूसरे स्तंभ में 3 6। आप देख लीजिए, सॉल्व करें। 1 का गुणा 6 से करेंगे 6, 2 का गुणा 3 से करेंगे 6, फॉर्मूले का -6 -6 कितना आ गया? 0। अभी आप देखिए इस d से पता चल सकता है कि संगत है कि असंगत है। तो हमारा पहला रूल कहता है अगर d ≠ 0 हो तब समीकरण का संगत है, पर यहाँ d का मान कैसा है? 0 है। तो इसका मतलब अपना संगत असंगत का जो पहला नियम मैंने आज बताया d ≠ 0 वो इस सवाल में फेल होता है। तो हमारा रूल नंबर 2 क्या कहता है? d का मान 0 हो, रूल नंबर 2 भी कहता है। रूल नंबर 3 भी d का मान 0 कहता है। तो अभी हम ये नहीं कह पा रहे हमारा रूल नंबर 2 लग रहा है या रूल नंबर 3 लग रहा है, क्योंकि रूल नंबर 2 क्या कहता है? d तो 0 हो ही हो, साथ में d1 d2 d3 ये भी सब 0 हो। तो हम एक एक करके इनके मानों को और देखते हैं। तो अभी हम निकालते हैं d1 का मान। d1 कैसे निकालते थे? d1 निकालते समय पर हम x के गुणांकों को हटाकर उनके स्थान पर जो RHS में अचर पद लिखे हुए हैं उनको लिखते थे। तो अचर पद कौन है? 5 8। तो हमने यहाँ लिखा 5 8 और उसके बाद x के गुणांक हटा दिए, उनके स्थान पर आ गया अचर पद और साथ में y के गुणांक दूसरे स्थान में। y के गुणांक कितने? 3 और 6। इसे हम हल करेंगे 5 6 30 और 8 3 24 और बीच में माइनस फॉर्मूला। 30 में से 24 को उठाएंगे, आपके पास कितना आया? 6 आया। आपने यहां देखा t = 0 तथा d1 = 6 जो कि 0 नहीं है। अभी आप देखिए अपना कौन सा रूल लगा। अगर हम पहले रूल पर जाए तो पहला रूल तो d ≠ 0 था, तो इसका मतलब पहला रूल फेल हो गया। रूल नंबर 2 पर आते हैं। रूल नंबर 2 कहता है d d1 d2 d3 यानी जितने भी आए इन सबके मान 0 हो। पर आप देखें d का मान तो 0 है पर d1 ≠ 0 है। इससे ये क्लियर है कि अपना रूल नंबर 2 भी फेल हो गया। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 कहता है अगर d 0 हो तो d 0 है और साथ ही d1 d2 d3 में से कम कोई एक, यानी ये जो d1 d2 d3 है इनमें से कोई एक ऐसा हो जो शून्य ना हो। तो आप देखिए d1 ऐसा है जो शून्य नहीं है, यानी हमारा रूल नंबर 3 लग रहा है। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ? तो समीकरण निकाय असंगत होगा। हम इसी बात को लिख देते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं समीकरण निकाय कैसा होगा? असंगत होगा। और जब समीकरण निकाय असंगत होगा तो इसका मतलब क्या होगा? अर्थात समीकरणों को हल नहीं किया जा सकता, अर्थात समीकरणों को हल नहीं कर सकते। ठीक, तो इस तरह से हमने क्या किया? हमने ये पता किया कि कौन सा समीकरण निकाय संगत है और कौन सा समीकरण निकाय असंगत है। थोड़ा सा एक बात पर मैं और आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। जैसे
तो रूल नंबर 2 लग रहा है, तो रूल नंबर 3 लग रहा है। कब? अगर D1 का मान भी 0 आ जाता तो फिर हम किसका मान निकालने जाते? D2 का। किसका मान निकालते? D2 का। मान लीजिए अगर D2 का मान भी 0 आ जाता तो हम इस सवाल के अंदर D निकाल सकते हैं, D1 निकाल सकते हैं, D2 निकाल सकते हैं। तो हमने D का मान निकाला, 0 आया। D1 का मान निकाला, मान के चलिए वो भी 0 आया, और D2 का मान निकाला, वो भी 0 आया। तो आपने देखा 3 लोग ज्ञात कर सकते थे, D, D1, D2, D3 निकलेगा ही नहीं क्योंकि Z नहीं है। तो D, D1, D2 अगर ये तीनों 0 हो जाते तो हम कह देते समीकरण का संगत होगा, अर्थात समीकरण अनेक हल रखता है। परंतु यहाँ अगर ये सिचुएशन बनी होती कि D0, D1 भी 0 और D2 निकालते और वो 0 ना होता, कौन 0 ना होता? D2 0 ना होता, तो कौन सी शर्त आती? क्योंकि D2 0 नहीं है तो फिर शर्त नंबर 3 आ जाती। क्यों? D0 और D1, D2 में से कम कोई एक ऐसा जरूर है तो 0 नहीं है। तो D0 बोला, D1 0 बोला, पर D2 0 नहीं, तो इसका मतलब असंगत होता। तो इस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं कि कैसे हम क्रैमर विधि से समीकरण निकाले संगत हैं, असंगत हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, और अगर संगत हैं तो अद्वितीय हल रखते हैं या अनेक हल रखते हैं, इसके बारे में भी हम जानकारी कर सकते हैं। साथ ही उन समीकरणों को हल भी इस विधि से किया जा सकता है। ठीक, मैंने इस वीडियो में आपको क्रैमर विधि क्या थी उसके बारे में चर्चा करी, संगत असंगत क्या होता है उसके बारे में चर्चा करी। मैं अपनी अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिकों के